start with a very quick revision of what we have seen in the last session. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट देखा था और हमने ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन डिराइव किया था एंड आल्सो हमने ड्रिफ्ट स्पीड के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. तो जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन रिकैप, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट मोशन का मतलब क्या है और ड्रिफ्ट स्पीड आप फाइंड कैसे करते हो. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में मोबाइल चार्जेस कौन से होते हैं आपको ऑलरेडी पता है. मोबाइल चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल चार्जेस आर पॉजिटिव आयोन्स. तो इस कंडक्टर में वी हैव मूविंग चार्जेस विच आर इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन्स ही दिखा रहा हूँ. ऑल दिस डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स. जब तक हमने इसको कोई भी बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं किया तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ. और अंडर दिस सिचुएशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन और रैंडम मोशन का स्पीड होता है अराउंड 10⁶ मीटर पर सेकेंड. द मोमेंट यू कनेक्ट अ बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दैट केस जैसे ही आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया है और आप आगे जाके सीखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. एक प्लेट पॉजिटिव करते हो एक प्लेट नेगेटिव करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस कंडक्टर के अंदर अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था लेकिन अब जनरेट हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग. मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम मोशन खत्म ही हो गया, रैंडम मोशन भी है लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ क्या है, ड्रिफ्ट मोशन है. ड्रिफ्ट मतलब क्या है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. स्लोली मूविंग मतलब इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना. तो दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है ये आता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की रेंज में. और हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे 1.97 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आया था ड्रिफ्ट स्पीड. So the speed or the velocity of electrons in presence of electric field is known as drift speed or drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने करंट का बेसिक डेफिनेशन यूज किया था. करंट इज नेट चार्ज पर यूनिट टाइम. चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कल बताया था मैंने. चार्ज अगर ये लेंथ L है कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है अगर, और नंबर ऑफ चार्जेस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होता है NaL. तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ गिवन लेंथ L ऑफ कंडक्टर इज NaL. ये नंबर ऑफ चार्जेस है, चार्ज से मल्टीप्लाई करना बाकी है. तो मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यू गेट NaLe. दिस इज द टोटल चार्ज in length L of the conductor with cross sectional area A. Then हमको टाइम पता करना था. इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक, कंडक्टर के दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगा. तो क्योंकि यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मोशन कौन सा है, ड्रिफ्ट मोशन. तो स्पीड कौन सा होगा, ड्रिफ्ट स्पीड. व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है L, टाइम है T. तो T इक्वल टू L अपॉन BD. ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 व्हाट यू विल गेट इज I इक्वल टू Q अपॉन T. और Q क्या है, NaLe. और T क्या है आपके पास, L/VD. LL हो गया कैंसर. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से करंट I इक्वल टू NaEVD. तो आपको यहाँ से VD मिल जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन, I अपॉन NaE. तो I अपॉन A को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी. तो यू गेट ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू J अपॉन NE. तो यहाँ तक हमने कल डिराइव किया था एंड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. नाउ टू गो अहेड, अब हमको देखना है व्हाट इज ओहम्स लॉ. डेफिनेटली ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ये है कि आपको ओहम्स लॉ पता ही है, लेकिन अब हमको थोड़ा सा ओहम्स लॉ का डिटेल्स देखना है. तो व्हाट इज ओहम्स लॉ.
V इक्वल्स टू IR। तो आइडियली व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि अभी अभी हमने देखा हमारे पास जब एक कंडक्टर होता है और अगर हम कंडक्टर को एक सेल कनेक्ट कर दे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दे, तो डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट स्पीड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट स्पीड होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन से पास हो जाएंगे। देखो सब लॉजिकल है ना, यहाँ पे तुमने वोल्टेज बढ़ा दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना, मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगा मतलब पहले जिस सेक्शन में से एक सेकंड में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, अब 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है? तुम करंट कैसे डिफाइन करते हो? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर एक एरिया में से पहले 10 कूलम का चार्ज पास हो रहा था, अभी 20 हो रहा है, तो करंट अभी बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। फिर मैंने वोल्टेज बढ़ाया, जितना वोल्टेज बढ़ाया उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा चार्जेस इस सेक्शन को क्रॉस होंगे। तो अब 30 कूलम का चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, फिर 40 हो रहा है, फिर 50 हो रहा है, तो क्या बढ़ते जा रहा है? करंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन करंट कब बढ़ा? जब आपने क्या बढ़ा दिया? वोल्टेज। तो पूरा कनेक्शन बना लो, वोल्टेज इंक्रीज करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करना, मतलब एक सेक्शन से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे अभी क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। ज्यादा चार्जेस क्रॉस करके जाना मतलब करंट भी ज्यादा होना, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। तो ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या देता है हमको? रिलेशनशिप देता है किसका? वोल्टेज का और करंट का। सो द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between the current flowing through conductor, between the current flowing through conductor। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे कंडक्टर लिख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कंडक्टर के लिए ही है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू मटेरियल्स व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। बाकी इंसुलेटर पे तो लगेगा नहीं ना, इंसुलेटर पे तो करंट ही नहीं है। So remember this is a law which is applicable only to conductor. So relationship between the current flowing through conductor and the applied voltage is known as Ohm's law. Is known as Ohm's law. Okay. अब according to Ohm's law जितना ज्यादा तुम वोल्टेज लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। लेकिन कंडीशन है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कंडीशन ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर? तुमने लेंथ चेंज नहीं किया, कंडक्टर का जो लेंथ था वही लेंथ है। तुमने एरिया चेंज नहीं किया, तुमने टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। लेंथ चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, एरिया चेंज करोगे तो भी करंट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी करंट चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। तो फिलहाल हम एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक देख रहे हैं, क्योंकि एक बार बेस बन गया तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि टेम्परेचर चेंज किया तो क्या होगा, अगर मैंने लेंथ चेंज कर दिया तो क्या होगा। तो इट स्टेट्स दैट ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, current flowing through the conductor is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference, applied, potential difference applied across। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगाया तुमने?
applied across the ends of conductor, applied across the ends of conductor provided, कंडीशन क्या था, फिजिकल स्टेट क्या रहना चाहिए, सेम, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, physical state of the conductor remains the same. तो ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. therefore वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा. अब अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो कौन है, रेजिस्टेंस. वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस. तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, सिंपल. देन अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, एंड रिमेंबर मैंने इसलिए बोला कि ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ओहम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर पे लगेगा. तो ऐसे भी मटेरियल्स होंगे, ऐसे भी डिवाइसेस होंगे जो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे. तो ओहम्स लॉ ओबे करने वाले डिवाइस और ओहम्स लॉ ओबे नहीं करने वाले डिवाइस, इन दोनों में ग्राफिकल डिफरेंस क्या है. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ दोनों का अलग कैसे होगा वो भी आपको समझ में आएगा. तो पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लो. बाय द वे, बिफोर वी प्लॉट ग्राफ, तो ये बताओ ये सारा क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है. बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा. मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द करंट. मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कौन है, आर. क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस. हम बाद में रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर देंगे. अब मुझे एक बात बताओ, डू यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू mx plus c. What is the equation of a straight line passing through origin? When you say y equal to mx plus c, मतलब तुम बोल रहे हो हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन है जहां पे y इंटरसेप्ट कौन है, c है, बराबर. और अगर आप y इक्वल टू mx माइनस सी बोलते हो तो y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है. और अगर मैं बोलता हूँ कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो c की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो y इक्वल टू mx, सिंपल. अब इमेजिन मैं यहाँ पे y, ये मुझे पता है ये कौन है, ये y इक्वल टू mx है. y एक्सिस की जगह पे अगर मैं वोल्टेज एक्सिस प्लॉट कर देता हूँ, x की जगह पे अगर मैं करंट लिख देता हूँ, तो ये v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू i का फॉर्म आ गया क्या, y इक्वल टू mx है ना. y इक्वल टू mx इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट कर दिया, वोल्टेज. x पे क्या प्लॉट किया, i. तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू i, और सम कांस्टेंट कौन है, r. तो स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ कौन है, रेजिस्टेंस है. तो क्लियर. तो अच्छे से ध्यान दो, छोटे छोटे चीजें हैं विच विल बेसिकली मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. क्योंकि फाउंडेशन के बिना दिक्कत होगी, आगे जाके क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में, पता नहीं होता है कि फिर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है. वोल्टेज और करंट का तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है. अगर यही लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो c 0 हो गया, तो y इक्वल टू mx का फॉर्म आ गया. y तुम्हारा जो था वो वोल्टेज एक्सिस था, x जो था वो करंट एक्सिस था, तो ये v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू i का फॉर्म है. वो सम कांस्टेंट कौन है, रेजिस्टेंस है. तो रेजिस्टेंस मतलब कैसा हो गया, स्लोप जैसा हो गया. तो अगर आपको पूछा रेजिस्टेंस बताओ तो क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे. नंबर 1 स्लोप फाइंड करना चाहिए. तो ये आ गया ग्राफ ऑफ कंडक्टर. लेकिन ये कंडक्टर, ये आइडियल कंडक्टर है. आइडियल कंडक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट स्ट्रिक्टली लीनियर है. लेकिन तुम भले ही फिजिकल स्टेट सेम रख लो, तुम चाहे लेंथ मत चेंज करो, तुम चाहे टेम्परेचर मत चेंज करो, तुम चाहे एरिया मत चेंज करो, कभी भी आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन है सिंपल. जब चार्जेस फ्लो होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ये जो डॉट्स दिखा रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आयॉन्स भी है.
तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो आयंस के साथ वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। वेरी गुड। कोलिजन क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, बिकॉज कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट। तो तुम भले ही एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तुम उस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखे हो, 27 डिग्री सेल्सियस पर रखे हो, यू आर नॉट चेंजिंग टेम्परेचर, लेकिन इंटरनली बिकॉज ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जो लाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज ही मिलेगा, लिटिल बिट शिफ्टेड। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, इट इज लिटिल बिट शिफ्टेड। तो ये आइडियल कंडक्टर है जहां पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ये गुड कंडक्टर है, ये प्रैक्टिकल गुड कंडक्टर है, विच इज मोर और लेस लाइक अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट रियली अ स्ट्रेट लाइन। तो ओहम्स लॉ का जो ग्राफ है उसमें आपको अभी दो लाइंस देखने को मिलेंगे। एक है आइडियल कंडक्टर जिसमें स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फिजिकल स्टेट इज सेम, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो कोलिजन होगा, कोलिजन थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर चेंज कर ही देगा, हीट जनरेट करता है वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा आपको, लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन, तो दिस इज गुड कंडक्टर। है ना क्लियर? अब हमने V इक्वल टू आर आई लिख तो लिया, बट आई टोल्ड यू कि जब जब आप एक नया पैरामीटर डिफाइन करोगे तो इंस्टेंटली उसका ऐसा यूनिट बनाओ और इंस्टेंटली उसको डिफाइन करो। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर था, तो R इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आई। V मतलब होता है वोल्ट, I मतलब होता है करंट, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हो ओहम। क्या बोलते हैं इसको, ओहम। और ओहम को डिनोट करते हो आप सिग्मा से, कैपिटल सिग्मा है, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, वैसे कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा। तो इसको क्या बोलते हैं, ओहम। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम, और दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। या तो क्लियर? गुड, गुड अप टू दिस पॉइंट। देन हमको ये समझना है कि हाउ मच इज 1 ओहम ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे व्हाट इज 1 मीटर ऑफ लेंथ, 100 सेंटीमीटर नहीं सुनना है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि हम पहले 1 मीटर डिफाइन करते हैं, फिर 1 मीटर के 100 पार्ट्स कर देते हैं और हर एक पार्ट को सेंटीमीटर बोलते हैं। मतलब पहले मीटर डिफाइन हुआ, उसके ऊपर बेस्ड सेंटीमीटर, उल्टा भी बोल सकते हो तुम, बोलो कि पहले सीजीएस था, ठीक है सीजीएस था, तो तुमने 100 सेंटीमीटर एक एक सेंटीमीटर के 100 पीसेस को इकट्ठा कर लिया, फिर क्या बन गया वो 1 मीटर। बाद में डेफिनेशन चेंज हुआ है उसका, जब सीजीएस सिस्टम छोटा पड़ने लगा, फिर नया सिस्टम आया एमकेएस, फिर नया आया एसआई सिस्टम, फिर 1 मीटर का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लाइट 1/3 लाख सेकेंड्स में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोल दोगे मीटर। तो 3 लाख मतलब वो किलोमीटर था। रिमेंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3×10⁸ सेकेंड्स इज 1 मीटर। तो वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, लाइट उतने टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या है, 1 मीटर है। और ये सब करने के पीछे रीजन क्या था, यूनिट्स कैसे होने चाहिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, लोकेशन टू लोकेशन वेरी नहीं होने चाहिए। हमने पहले 1 मीटर का रॉड बनाया था, प्लैटिनम इरिडियम रॉड, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम कितना भी उसको अच्छे से रख लो, डस्ट पार्टिकल जमा हो ही जाते हैं। तुम उसको कितना भी अच्छे से रख लो, टेम्परेचर के साथ वो थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कंप्रेस ऑन कूलिंग। तो इसलिए हमने डेफिनेशन चेंज किया। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि तुम मुझे बताओ 1 ओहम मतलब कितना रेजिस्टेंस, हाउ मच इज 1 ओहम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 ओहम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट पर करंट, है ना, V बाई आई, वोल्टेज अपॉन आई, करंट। अब सपोज मेरे पास जो 2 प्लेट्स थे, क्योंकि ये 2 प्लेट्स है, रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर, इसको तुमने नेगेटिव किया है मतलब ये एक प्लेट जैसा हो गया, इसको तुमने पॉजिटिव किया मतलब ये एक प्लेट जैसा हो गया। और अगर तुमने इन दोनों में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया,
और आपको एग्जैक्टली 1 एम्पियर करंट मिल गया। सो इफ the applied voltage of 1 volt generates a current of 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. तो 1 ओहम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, जैसे डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज किया, वैसे ही रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, ओहम को डिफाइन करने के लिए हमने वोल्टेज और करंट का यूज किया। हमने बोला अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और अगर उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस ने 1 एम्पियर का करंट जनरेट कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओहम। तो if 1 volt of potential difference generates a current of 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. तो बहुत बेसिक डेफिनेशन था, एक्सट्रीमली सिंपल। अब ये तो हो गया ओहम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आया क्यों? तो ये समझने के लिए हम देखेंगे व्हाट इज फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। तो फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ मतलब ये V इज प्रोपोर्शनल टू I आने का रीजन क्या था? यू हैव टू थिंक व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल। तो वापस से थ्योरेटिकल पार्ट है, आई विल नॉट राइट डाउन आउट ऑफ थ्योरी, मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं यहाँ पे, थ्योरी आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक आपने बैटरी लगाई नहीं, ये तीसरी बार आ रहा है अब, जब तक आपने वोल्टेज बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या था? रैंडम था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वेर मूविंग रैंडमली। और जब रैंडम मोशन होता है, याद रखना, जब रैंडम मोशन होता है तो पहली बात तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। और जब रैंडम मोशन होता है तो नेट चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज 0। सपोज मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले भी लेता, मैं आप यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर कर लेता मान लो, लेकिन क्योंकि रैंडम मोशन है तो जितने चार्जेस इस सेक्शन को लेफ्ट से राइट क्रॉस करेंगे एक सेकंड में, उतने के उतने राइट से लेफ्ट क्रॉस करके चले जाएंगे। तो रैंडम मोशन नलीफाई कर देता है। रैंडम मोशन विल गिव यू 0 नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू सेक्शन, मतलब करंट इज 0। अब जब आप एक बैटरी कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, अब थोड़ा सा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर अलग दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग है वही, सिर्फ अलग दिखाने वाला हूँ टू अंडरस्टैंड what exactly happens when you connect a cell, when you apply a potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स का मोशन था रैंडम, और एक चीज जो हमने नहीं दिखाई थी वो था आयोन्स। आयोन्स नहीं है ऐसा तो होता नहीं है, आयोन्स तो है, आयोन्स है, अभी मैं आयोन्स भी दिखाऊंगा फिर। तो यू हैव पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स जिसको कोर भी बोलते हैं, ये क्यों जनरेट हुए? क्योंकि हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो हमारे पास ऐसे पॉजिटिव आयोन्स भी हैं मटेरियल में। और अगर आपको याद होगा, ये पॉजिटिव आयोन्स को हमने क्या बोला था? इमोबाइल चार्जेस। क्यों इमोबाइल चार्जेस? बिकॉज दे आर हेवी and they cannot move from one place to another, but wait, they can keep on vibrating। then यहाँ पे जैसे ही आपने एक्सटर्नल सेल लगा दिया तो अंदर एक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, रिमेंबर पहले सिर्फ रैंडम मोशन था, अब ड्रिफ्ट प्लस रैंडम मोशन है। पहले सिर्फ रैंडम था, अब रैंडम भी है और ड्रिफ्ट भी है। तो रैंडम होना मतलब क्या? ये कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर कोलाइड करेगा। अब कभी भी याद रखो कि दो कोलिजन के बीच में टाइम सेम होगा ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन में दो कोलिजन के बीच में हो सकता है 1 नैनो सेकंड लगा हो, अगले दो कोलिजन के बीच में हो सकता है 5 नैनो सेकंड लग गए, अगले दो कोलिजन के बीच में समझ लो 0.2 नैनो सेकंड लग गए, तो टाइम इज नॉट सेम। तो जब
दो कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में सेम टाइम नहीं हो, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेजेस की, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना है, तो हम क्या बोलते हैं एवरेज टाइम। तो लेट अस से एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ। तो एवरेज के लिए अभी मैं टी तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि टी मतलब सिर्फ टाइम इंटरवल हो गया। मैं कैपिटल टी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि कैपिटल टी हम कहाँ यूज करते हैं, टाइम पीरियड्स के लिए। तो हमको नोटेशन चेंज करना पड़ेगा, और क्या बोल दिया हमने, टाउ। और यही टाउ आपको 12th में भी काम में आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसका सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है 12th के साथ, सीधा कनेक्शन है जेई नीट के साथ। और ये जिसको जिसको बेसिक समझ में आया, तो इन कोर्स ऑफ 1 मोर ईयर तुमको समझ में आएगा कि बेसिक्स क्लियर होने से कितना इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन करके रुक नहीं गया, वो मल्टीपल कोलिजन करते ही जा रहा है वो। तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम पीरियड सेम नहीं है। पहले दो कोलिजन में 2 सेकंड लगे होंगे, 2 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम है वैसे, इतना नहीं होता है, नैनो सेकंड्स में होता है वो, तो 2 नैनो सेकंड्स। फिर अगले दो कोलिजन में मे भी 1 नैनो सेकंड, फिर अगले दो कोलिजन में मे भी 5 नैनो सेकंड। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज टाइम की बात करते हैं बिटवीन कोलिजन, तो वो कितना है, टाउ है। अब और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा, मैं वापस एक बार क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इट हैज सम चार्ज q, इट इज एट रेस्ट, नॉट मूविंग एट ऑल, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इमेजिन मैंने इस चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्या होगा, क्या होगा, है बोलो। नो नेगेटिव मार्किंग हियर फॉर रॉन्ग आंसर्स। मैग्नेटिक फील्ड तो बाद में बात करेंगे, हम फिलहाल तो हम बेसिक इलेक्ट्रिक करंट्स पे ही है। पहले रेस्ट पे था, मोशन में नहीं था, क्यों नहीं था, नेट फोर्स 0 था। अब तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, तो क्या हुआ, सामने का प्लेट पॉजिटिव है, तो ये जो चार्ज है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इट स्टार्ट्स मूविंग। मोशन विदाउट फोर्स होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लग गया। ये फोर्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। और आपको याद होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इंटू ई, ये हमने डिराइव करके रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, बराबर। तो सिमिलर थिंग हैपेंस हियर आल्सो। जब तक बैटरी नहीं था, मतलब वोल्टेज नहीं था, तब तक अंदर फील्ड नहीं था, तब तक अंदर फील्ड नहीं था, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स नहीं था। अब एक फोर्स लग गया, तो अब एक फोर्स है, तो एज सून एज यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, there is a force acting on each electron and the force is given by q into e। लेकिन चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू ई। लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज ए एम ए इक्वल टू ई इंटू ई। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या आ गया, E कैपिटल E अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। किसका एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन नहीं, आयॉन्स का, क्योंकि आयॉन्स मूव नहीं होते, आयॉन्स दे जस्ट वाइब्रेट, दे डू नॉट मूव। यहां तक क्लियर। अब ये सब क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम सेल कनेक्ट करते हो, तो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस। क्या मोशन था ये, ड्रिफ्ट मोशन, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्ट मोशन का स्पीड का एक इक्वेशन तो हमने बना के रखा है, और आज रिवाइज भी किया, क्योंकि हमको और एक बार दूसरा फॉर्म डिराइव करना है। तो ये पहला फॉर्म था I अपॉन एन ए ई, और एक फॉर्म बनता है इसका, यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सा है, ड्रिफ्ट स्पीड है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड है, और यहाँ पे टाइम पता है कौन सा है, टाउ है, where tau is the average time of collision between average time that a particle कौन, electron spends between two collision। थोड़ा वापस कनेक्ट कर लो,
मैंने इसलिए शुरुआत यहां से की थी कि बैटरी लगाने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के बाद रैंडम मोशन खत्म हो गया क्या? खत्म तो नहीं हुआ। फिर क्या हो रहा है? ये ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक आयन से दूसरे आयन, दूसरे से तीसरे आयन, तीसरे से चौथे आयन कोलिजन करते जा रहा है। और कोलिजन करते करते कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग वन आयन, अदर आयन, वन आयन, मतलब थर्ड आयन, फोर्थ आयन, फिफ्थ आयन, सिक्स्थ आयन, कोलिजन करते 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 क्या हो रहा है? ये ड्रिफ्ट हो रहा है। मतलब दो कोलिजन के बीच में इसका ड्रिफ्ट तो हुआ ही है, क्योंकि पहला कोलिजन अगर यहाँ पे था तो दूसरा कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो ड्रिफ्ट तो उसका हुआ है, और ड्रिफ्ट के साथ साथ क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन किसने कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर दिया। और वो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? ई, कैपिटल ई बाय एम। बट एक्सेलरेशन का और एक डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट। और टाइम कौन सा? टाउ। क्यों? क्योंकि दो कोलिजन के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग। दो कोलिजन के बीच में क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ। लेकिन दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना है? टाउ है। तो वीडी बाय टाउ, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। तो वीडी बाय टाउ इक्वल टू ई, कैपिटल ई बाय एम। तो वीडी इक्वल टू कितना आ गया? ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमने ड्रिफ्ट स्पीड का और एक इक्वेशन डिराइव करके रखा है। व्हाट इज अनदर इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड? I upon NAE, equation number 4. Therefore, from equation number 3 and 4, what do you get from equation number 3 and 4? Left hand side same है तो right hand side क्या आएगा? Same आएगा. So what you will write here is E, capital E, tau upon M equal to I upon NAE. बराबर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड पर रखता हूं, बाकी सबको शिफ्ट कर देता हूं। तो ई टाउ, ई और टाउ वहां जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, एम जाके न्यूमरेटर में जाएगा, आई अपॉन एन ए ई बच जाएगा। लेकिन लेकिन व्हाट इज आई बाय ए? जे। एम रह गया, ई इंटू ई कितना हो गया? ई स्क्वायर हो गया। बराबर. और कौन बचा? एन टाउ। राइट. एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट। टाउ क्या है? एवरेज टाइम, कांस्टेंट। एवरेज टाइम कांस्टेंट होता है बाय द वे। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कोलिजन्स थे, एक का टाइम था 2 सेकेंड, एक का टाइम था 4 सेकेंड। कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेरिएबल है। फिर हमने क्या किया? हमने एवरेज ले लिया। व्हाट इज एवरेज? 3। तो एवरेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो फिर टाउ क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे। व्हाट इज जे? करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? तो तुमने पता है क्या प्रूव किया? तुमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट डेंसिटी मिलेगा। करंट डेंसिटी ज्यादा मतलब करंट ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये आई बाय ए है ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा करंट। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज्यादा वोल्टेज। वोल्टेज ज्यादा लगाओगे तो क्या ज्यादा मिलेगा? करंट। हो गया। फिजिकली तुमने शो कर दिया कि ये जो ओम्स ने बोला है सही है। सिर्फ इतना है, ओहम्स लॉ में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं करंट के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करते हो करंट डेंसिटी के साथ। और ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल। तो एम अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर, ये है रेजिस्टिविटी। क्लियर? मैं एक बार और डिराइव करूंगा, फिर मैं एक दूसरे ही टॉपिक पे जाऊंगा। वापस इस पे आना है क्योंकि ऐसा यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। तो रिमेंबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। अब इसको रिपीट करने से पहले एक छोटा सा मुझे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, विच इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। आई होप मैंने सेमीकंडक्टर के नोट्स दिए थे। पढ़े क्या नोट्स? हाँ, तुमने पढ़े क्योंकि तुमने मुझे पूछा है। वो एस एम रेस टू माइनस वन मतलब क्या? पढ़े? नोट्स पढ़े? तो वहां पे कंडक्टिविटी में एक यूनिट यूज हुआ है, एस एम रेस टू माइनस वन। व्हाट इज दैट एस? व्हाट इज दैट एस?
पता नहीं, भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस तुमने डिफाइन किया, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का एक रेसिप्रोकल हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टेंस। तो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। वैसे ही कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं अभी लिखूंगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ पता होना चाहिए। कंडक्टेंस C is defined as the reciprocal of resistance R, 1/R। लेकिन R किस में मेजर करते हो? किस में मेजर करते हो? ओहम में। किस में? ओहम में। तो ये जो 1/ओहम आता है ना, इसको बोलते हो सीमेंस। क्या बोलते हैं इसको? सीमेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया? सीमेंस। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज 1/ओहम, या तो इसी को बोलते हैं सीमेंस। तो इसको लिखते हैं कैपिटल M से, कैपिटल S से। तो जो कैपिटल S आप पूछ रहे थे वो था सीमेंस। था क्लियर? गुड। तो रिमेंबर दिस, व्हाट इज कंडक्टेंस? 1/रेजिस्टेंस, 1/ओहम। व्हाट इज 1/ओहम? सीमेंस। कोई कोई बुक में मो लिखा है, ओहम को, OHM को, 1/OHM को MHO लिखा है, मो। मो डालना नहीं, मो, मो। हाँ तो ठीक है, अभी किसी बुक में सीमेंस बोला है तो एक ही बात है, इट्स द सेम थिंग। यहाँ तक क्लियर? अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि अब आप जब यहाँ पे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के जब आप यूनिट्स लाओगे आगे जाके, अभी नहीं आगे आएगा, तब आपको वापस सीमेंस पता होना चाहिए। तो नाउ गोइंग बैक टू दिस वेरी सिंपल डेरिवेशन। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन था। डेरिवेशन में सिर्फ इतना ही है, हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। जब तक आपने सेल कनेक्ट नहीं किया, दे आर मूविंग रैंडमली एंड द स्पीड ऑफ रैंडम मोशन इज 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा दिया, और वो फोर्स होता है Q × E। तो सिक्वेंशियली फॉलो करो, यू हैव टू मेक अ लिंक, नहीं तो फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे, रखने भी नहीं होते हैं। तो देयर इज अ वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हु कैन क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड हु कैन नॉट क्लियर। तुम सब याद रखने जाओगे तो नहीं होगा, नहीं होता यार, कितना याद रखोगे तुम? 200 300 400 फॉर्मूला याद नहीं रख सकते ना हर चीज। तो कभी कभी चीजों को सिर्फ समझ के लेना होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, रैंडमली मूव हो रहे थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, कैसे? बैटरी कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? Q × E है। चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये E × E है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो ma। तो a क्या आ गया? E, कैपिटल E/m, इक्वेशन नंबर 1। देन 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 हुआ क्या? रैंडम मोशन खत्म तो नहीं हुआ, रैंडम मोशन तो है, लेकिन अब क्या हुआ? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, अब पहली बात तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा, वो टाइम हर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में नहीं होगा। पहला और दूसरे कोलिजन में टाइम कम हो सकता है, फिर दूसरे तीसरे में बढ़ सकता है, फिर वापस कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो सेम नहीं है हर दो कोलिजन में। तो जब टाइम सेम नहीं तो क्या लेंगे? एवरेज टाइम। उस एवरेज टाइम टाउ में क्या हुआ? कोलिजन तो हुआ ही, लेकिन कोलिजन के साथ साथ क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, राइट? तो ये ड्रिफ्ट हुआ, मतलब जो चार्ज पार्टिकल पहले रैंडमली मूव हो रहा था, अभी वो ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हम एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड भी लिख सकते हैं, विच इज v ड्रिफ्ट अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज एवरेज टाइम। तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम थे, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। E, कैपिटल E/m इक्वल टू VD/टाउ, बराबर। लेकिन VD का और एक इक्वेशन पता है, तो पहले मैं यहाँ से VD का इक्वेशन लिख लेता हूँ, E, कैपिटल E/टाउ/m, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन मुझे VD का तो पहले ही एक इक्वेशन पता है, I/NAE। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इन दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका मतलब E, कैपिटल E/टाउ/m इक्वल टू I/NAE। बाकी सबको शिफ्ट कर देता हूँ, सिर्फ E को रखता हूँ मैं, E को रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। E
बाकी सब शिफ्ट हो गया, तो ई टाउ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एम ऊपर शिफ्ट हो गया, आई अपॉन एन ए ई, स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई हो गया ई स्क्वायर, वन अपॉन सॉरी आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी जे, ऊपर रह गया एम, और कौन रह गया एन, और कौन रह गया टाउ। तो m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो e का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ क्या है कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। आधा क्लियर। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोलते हो रेजिस्टिविटी, m अपॉन n टाउ e स्क्वायर। अब किसी ने मुझे पूछा था कल ही, शायद आप में से ही किसी ने पूछा था कि करंट वेक्टर क्यों नहीं है। करंट वेक्टर है, वेक्टर ही है। इनिशियली हम डिफाइन करते हैं उसको स्केलर। अब समझ में आया क्यों वेक्टर है। मास क्या है, स्केलर है। मास तो मास है, मास कब से वेक्टर हो गया। नंबर क्या है, स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर है। चार्ज क्या है, स्केलर है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कौन है, वेक्टर है। तो वेक्टर तो करंट ही हो सकता है फिर। तो ये जो करंट डेंसिटी है या फिर करंट है आई, ये कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है करंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं मूव नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और करंट कहाँ मिल रहा है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जा रहा है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट कहाँ जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब करंट का एक डायरेक्शन है तो करंट क्या है फिर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है करंट, करंट से वेक्टर क्वांटिटी। अब तक हम लिख नहीं रहे थे क्योंकि जरूरत नहीं थी, इसके आगे जरूरत पड़ेगी करंट को डायरेक्शन देने की, तो वेक्टर बना लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। तो अब तक हमने क्या क्या समझ के लिया, अब तक हमने पहले ओम्स लॉ क्या है देखा, फिर हमने ओम्स लॉ का फिजिकल ओरिजिन देखा। फिजिकल ओरिजिन में हमने ये शो कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। मतलब करंट डेंसिटी बढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बढ़ाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएगा, वी। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब तक हमने एक चीज देखी नहीं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या हो सकता है ओम्स लॉ का लिमिटेशन, क्या हो सकता है। इसमें एरर्स तो है ही नहीं ना। कहीं पे अगर एरर आए तो बोल सकते हैं कि अरे एरर बहुत ज्यादा आ जाता है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। व्हाट कैन बी द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये ग्राफ प्लॉट करते वक्त मैंने कुछ बताया था आपको। हर एक मटेरियल, हर एक डिवाइस ओहम्स लॉ फॉलो करेगा ही ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। नॉट एवरी डिवाइस विल फॉलो ओहम्स लॉ, ओनली कंडक्टर्स फॉलो ओहम्स लॉ। तो लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ में हमको बेसिकली दो डिवाइसेस को, मतलब डिवाइसेस को क्लासिफाई करना है। हमारे पास डिवाइसेस है, उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना मतलब कैटेगरी करना, ग्रुपिंग करना। तो दो कैटेगरी में जाएगा, एक होगा जो ओहम लॉ फॉलो करेगा, एक होगा जो ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जो ओहम्स लॉ फॉलो करेगा उसको बोलोगे ओहमिक डिवाइस, और जो ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको बोलोगे नॉन ओहमिक डिवाइस। अच्छे से सुनते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इस बैच में लिखने का काम बहुत ही कम होने वाला है कंपेयर टू अदर बैच। यहाँ पे क्या प्लॉट किए थे, यहाँ पे क्या प्लॉट किए थे। अब द डिवाइसेस, remember the devices which obey Ohm's law are known as ohmic devices। क्या बोलते हैं इसको, ohmic devices। और जो ओहमिक डिवाइसेस होते हैं वो ओहम्स लॉ फॉलो करते हैं। और ओहम्स लॉ फॉलो करने का मतलब पता है क्या है, ओहम्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसका जो ग्राफ है, वेल बाय द वे यहाँ ग्राफ वर्ड नहीं यूज होता, क्या वर्ड यूज होता है बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनका जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम लोग लीनियर डिवाइसेस भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, लीनियर डिवाइसेस, क्योंकि इनका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन. तो देयर आर सम मटेरियल्स which follow Ohm's law. Such materials are known as ohmic devices. For ohmic devices, the characteristics, IV characteristics is a straight line, and hence these devices are also called as linear devices. Linear devices. But on the other hand, you also have some devices which do not obey Ohm's law. Such devices are called as non-ohmic devices. ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस है. मैंने ये नहीं बोला कि ये सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ये नॉन ओहमिक है, बस बात खत्म. ये ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, यार नॉन ओहमिक. हो सकता है कि वो सेमीकंडक्टर हो सकता है वो इंसुलेटर हो सकता है वो मेटल अलॉय हो, जो भी हो, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया, वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फिर कर्व्ड आएगा. तो उस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है हमको. तो अभी ग्राफ, बुक टू बुक ग्राफ चेंज होता है. बुक टू बुक, अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ है मैं वही ड्रॉ कर देता हूँ, पर इट इज नॉट ऐसा ही है मोरलेस. तो मोरलेस ऐसा ही है वो. तो बुक टू बुक ग्राफ चेंज दिखाते हैं, तो डजंट मैटर, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है. ये किसी एक मटेरियल के लिए ऐसा होगा, किसी दूसरे मटेरियल के लिए थोड़ा सा इसका फ्लैटनिंग ज्यादा होगा, हो सकता है. हाँ, तो मे बी इट इज समथिंग लाइक दिस फॉर अनदर मटेरियल, हो सकता है. तो रिमेंबर, the devices which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic devices. And for non-ohmic devices, as you can see, the IV characteristics is not linear. तो linear है क्या, नहीं है. स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है. तो जब linear था तो क्या बोला तुमने उसको, linear devices. इसको क्या बोलोगे, non-linear devices. Non-linear devices. That's it. This is all about limitations of Ohm's law. तो ओहम्स लॉ के लिमिटेशन में सिर्फ इतना ही है कि सारे डिवाइसेस ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करते. दैट्स इट. जो करते हैं वो ओहमिक है, लीनियर है. जो नहीं करते वो नॉन ओहमिक है, नॉन लीनियर डिवाइसेस है. दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ ओहम्स लॉ. मतलब यू हैव टू बी केयरफुल कि कहाँ पे तुम ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे हो. तो अगर सेमीकंडक्टर पे हमेशा बोल दोगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो नहीं होता है. हमने तो देखा है नहीं होता है, याद है क्या. यह तो एक एडवांटेज ही हो गया हमारा, हमने सेमीकंडक्टर पहले ही कर लिया. तो तुमको अगर याद होगा, सेमीकंडक्टर इज नॉन ओहमिक डिवाइस. तुमको याद है, ये कैसे याद है पता है, तुमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया था, याद है. करंट एक्स एक्स पे क्या था, वोल्टेज था. वोल्टेज था एक्स, करंट था वाई. आपको याद है फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था. फॉरवर्ड बायस में पहले तो बहुत स्मॉल करंट मिला, फिर बढ़ गया. ये लीनियर है क्या, ये नहीं. उसके बाद रिवर्स बायस में क्या होता, याद है. याद है रिवर्स बायस में क्या हुआ था. रिवर्स बायस में तो बहुत लार्ज वोल्टेज तक करंट मिलता ही नहीं है, फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक वेरी लार्ज करंट मिलता है. तो ये फिर ओहमिक है कि नॉन ओहमिक है. डन. मतलब तुम जब सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो. इफ दे से जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ऐसा वर्ड जब आया तो V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, नहीं यूज कर सकते हो. करेक्ट, राइट. फिर क्या यूज कर सकते हो बाद में देखेंगे, वो बात की बात है, वो बाद में आएगा अपने आप. है क्लियर. अब तक हमने ओहम्स लॉ और लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ और फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ देखा. लेकिन इस पूरे डिस्कशन में एक वर्ड आया था, रेजिस्टेंस. अब तक हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है ओनली एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लेकिन रेजिस्टेंस को हम एक अल्टरनेट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, the device which is used to limit the value of current through electrical path. क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, राइट. तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टेंस क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल यू डिफाइन रेजिस्टेंस. द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, अपोज करना. किसको अपोज करना, करंट को अपोज करना. तो द अपोजिशन to the flow of current, opposition to the flow of current is known as resistance. और जो डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करे उसको क्या बोलते हो, रजिस्टर. क्या बोलते हो उसको, रजिस्टर. तो रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी है
और जो डिवाइस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या बोलोगे, रजिस्टर. सो द डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रजिस्टर. द डिवाइस, वेल डिवाइस से ज्यादा एक वर्ड यूज होता है कंपोनेंट. द डिवाइस और कंपोनेंट which which offers resistance to electric current, which offers resistance to electric current is known as resistor, is known as resistor. यहाँ तक क्लियर, सिंपल है. Opposition to the flow of current is resistance. The device which offers resistance is known as resistor. अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं. टाइप मतलब डिपेंडिंग ऑन वैल्यू. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत हेवी लोड मशीन है. इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में तो ऐसा छोटा छोटा मशीन तो दिखेगा नहीं ना. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एम्पलीफायर है, वेरी स्मॉल डिवाइस. इंडस्ट्री में तो हेवी लोड मशीन होते हैं. तो हेवी लोड मशीन के लिए रेजिस्टेंसेस भी क्या चाहिए, बड़े बड़े वैल्यूज के चाहिए. तो जो लार्ज वैल्यू के रेजिस्टेंसेस होते हैं, देखो वो डिफरेंस वोल्टेज का भी है ना. या तो तुम 220 वोल्ट सप्लाई बात कर रहे हो, इंडस्ट्री में क्या 220 वोल्ट पे काम होगा, नहीं होता है. वहाँ पे 3 फेज लगता है, वहाँ पे हैवी वोल्टेजेस लगते हैं. अगर किसी चक्की पे भी गए होंगे ना, आटा की चक्की, वहाँ पे भी 3 फेज लगता है. और वो छोड़ दो, आपके घर में अगर 2 से ज्यादा एसी है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से तुम 1 फेज यूज ही नहीं कर सकते हो. ये अलग बात है, हम करते रहते हैं. और इसकी वजह से बार बार दिक्कत आती है. कभी कुछ शॉर्ट हो गया, कभी कुछ शॉर्ट हो गया, अब तो होगा ही. तुम 1 फेज पे अगर तुम आइडियली 1 फेज पे आप मैक्सिमम 2 एसी चला सकते हो. रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफ्रिजरेटर भी एसी है, सीखोगे 12वीं में. रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो एसी, इट इज एयर कंडीशनर इटसेल्फ. सीखोगे 12वीं में, सीखोगे आप. मैं डिटेल में पढ़ा तो थर्मोडायनेमिक्स, रिमेंबर. तो अगर आपके घर में सिंगल फेज का कनेक्शन है तो बाय द नॉर्म्स ऑफ सप्लाई बोर्ड यू कैन यूज 1 एसी एंड 1 रेफ्रिजरेटर. हम 2 3 4 एसी लगा देते हैं, एक रेफ्रिजरेटर है, बड़े बड़े बाकी सिस्टम्स है, चल रहे हैं सब कुछ साथ में, तो होगा दिक्कत. तो एनीवेज नॉट गोइंग टू दैट. द आइडिया हियर इज बड़े मशीन्स, बड़े डिवाइसेस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी. तो रेजिस्टेंस अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उसका मटेरियल अलग होता है, उसको बोलते हैं कार्बन रजिस्टर. तो रजिस्टर्स नॉर्मली नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है ना, देयर ऑफ 2 टाइप्स. सो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, पुराने सिलेबस में इसका डिटेल था, इसका कंस्ट्रक्शन था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल था. अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ मेंशन किया है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. एक है कार्बन रजिस्टर, ये नॉर्मली हाई वैल्यूज के लिए यूज होता है. दूसरा है वायर वाउंड रजिस्टर. वायर वाउंड रजिस्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में वायर का वाइंडिंग है और एक में कार्बन मटेरियल यूज किया है. ये हेवी वैल्यूज के लिए है और ये फिक्स्ड रजिस्टर्स है. ये फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स है, ये वेरिएबल रजिस्टर्स है. रियोस्टैट नाम सुना होगा आपने, कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुआ. अभी जब भी आप कोई भी कॉलेज में हो, जब भी जाओ फिजिक्स के लैब में जाओ, तो बोल देना उनको कि हमको रियोस्टैट देखना है. रियोस्टैट आपके बुक में भी डायग्राम दिया है मैंने, पर वहां पे देख के आना. तो रियोस्टैट इज अ वायर बाउंड रजिस्टर, जिसमें अगर आप, उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है बाय द वे, एक स्लाइडर होता है. जैसे आप स्लाइडर को स्लाइड करते हो तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है. तो नॉर्मली रजिस्टर दैट वी यूज, they are of 2 types, wire wound which are variable registers and other is carbon register which is fixed value. तो कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है और लार्ज वैल्यू होती है बाय द वे उसकी. अब हमारा फोकस कंप्लीटली कार्बन रजिस्टर पे रहेगा, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट तो तुम लोग करोगे ना, साइंस के स्टूडेंट जाओगे, आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा. लेकिन नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनको क्या लेना देना है रेजिस्टेंस चेंज करने से. जैसे रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट हो या टीवी का रिमोट हो या एसी का रिमोट हो या मोबाइल के सर्किट्स हो या कोई भी XYZ मिक्सर का सर्किट हो, टीवी का सर्किट हो, वहां पे क्या हम बार बार वो सर्किट खोल के चेंज करते रेजिस्टेंस. देखो देखो करंट नहीं आ रहा, थोड़ा सा चेंज कर, नहीं ना. तो वहां पे हम लोग कौन से रजिस्टर यूज करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू के, मतलब कौन से,
कार्बन। तो इसका मतलब अब कार्बन रजिस्टर का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो कार्बन रजिस्टर्स है दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? लाखों में। मैं कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ओहम, 5 लाख ओहम, 6 लाख ओहम, 20,000 ओहम। तुमको जितना चाहिए तुम बना सकते हो। तुमको 100 ओहम का चाहिए तुम बना लो। तुमको अगर 10 लाख ओहम का चाहिए तुम बना लो। ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट। फिर अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इतना छोटा है तो मैं इस पे वैल्यू लिखूं कैसे? अब कभी ये सब देखना होगा। आगरा रोड पे एक एवी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का दुकान है, उधर जाओ। वो बहुत कोऑपरेटिव है, उनको बोलो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को सब देखना है, तो दिखा देंगे तुमको। तो वहां पे आप जाके देखोगे छोटे छोटे रजिस्टर्स है, अलग अलग वैल्यू के हैं। 10 ओम का भी साइज वही है, 10 लाख ओम का भी साइज वही है। तो लिखोगे कैसे? पहली बात तो लिख भी लिया। अब मेरे पास एक सर्किट था जहां पे मुझे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली 10,000 ओहम डालना है। थोड़ा भी कम करता हूँ, थोड़ा मतलब मार्जिन होता है उसमें, +- 10%, 5% होता है मार्जिन। लेकिन 10,000 डालना था, मैंने 100 ओम डाल दिया। क्योंकि वो रजिस्टर पे इतना छोटा था यार, लिखा था, मेरे को दिखा नहीं क्या लिखा है, तो मैंने डाल दिया। तो 100 ओम का रजिस्टेंस ज्यादा करंट पास करेगा कि 10,000 ओम का ज्यादा करंट पास करेगा? 100 ओम का। तो तुमको लगाना कितना था? 10,000 ओहम। मतलब तुमको उस पाथ में, उस इलेक्ट्रिकल पाथ में करंट कम भेजना था, लिमिट करना था करंट को। तो 10,000 के जगह कितना लगा दिया तुमने? 100। करंट क्या हो गया? ज्यादा गया। गया, सर्किट उड़ा देगा वो। गया, सर्किट ही गया काम से। तो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल पुटिंग दिस रजिस्टर्स। तो प्रॉब्लम क्या आता है? ये इतना छोटा है कि इस पे मैं वैल्यू लिख नहीं सकता हूँ, लिख भी ली बाय सम मेथड, तो जो खरीदने जाएगा उसको फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेने रखना पड़ेगा साथ में देखने के लिए कि क्या लिखा है इसके ऊपर। जैसे वो चावल के दाने पे नाम लिखवा के आते हो किचन में, देखा वो की चेन, उसमें चावल का दाना होता है, उसमें नाम होता है, लेकिन आपको दिखता है क्योंकि वो पानी के अंदर है। ये तो पानी के अंदर रख नहीं सकते ना। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इट इज लिटिल बिट जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा रजिस्टर होता है वो। और ऐसे रजिस्टर के बेसिकली सर्किट में लगाना है तो 2 टर्मिनल चाहिए। एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा, एक दूसरी साइड पे जाएगा, सर्किट में कनेक्ट करना है इसको। फिर इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इस पे कलर कोडिंग कर देते हैं। सुना है कलर कोडिंग स्कीम? सुना है? तो इसमें कलर कोड होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिखने की जगह पे यहाँ पे कलर लगा देते हैं, स्ट्रिप्स। टोटल 3 या 4 बैंड होती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जो पहले 2 बैंड्स है वो दोनों होते हैं डिजिट्स के लिए। अभी डिजिट्स का मतलब क्या, मल्टीप्लायर क्या, टॉलरेंस क्या, सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो पहले 2 जो होते हैं वो होते हैं डिजिट्स के लिए। जो तीसरा होता है वो होता है मल्टीप्लायर। और जो चौथा होता है वो होता है टॉलरेंस वैल्यू। तो पहले 2, रिमेंबर, फर्स्ट टू आर फॉर डिजिट्स, नेक्स्ट वन इज फॉर मल्टीप्लायर, मतलब 10 का कितना पावर। लास्ट वन इज फॉर टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसमें मेरे को 95 ओम चाहिए। मेरे पास 95 ओम का रजिस्टर है ही नहीं, नहीं मिल रहा है। लेकिन 100 का मिल गया एक जगह पे, उस पर लिखा था +-5%। मतलब तुम ये रजिस्टर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, 95 से लेके 105 तक की रेंज। तो ये जो 5% होता है ना, ये मार्जिन होता है। आप भी छोड़ते हो ना, बुक पे लिखते हो मार्जिन। मार्जिन तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि 100 ओम का रजिस्टर बना लिया, मार्जिन उसका 5% का रख दिया। मतलब ये रजिस्टर तुम 95 से लेके 105 ओम तक रिक्वायरमेंट जहां जहां होगा वहां पे यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर ऐसा तो फिर हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बनाना पड़ जाएगा। मेरे को उस सर्किट में उस जगह पे 101.1 ही चाहिए, तो अच्छा तो बनेगा नहीं ना 101.1 ओम का रजिस्टर। तो वैसा तो हो नहीं सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, और डिफिकल्टीज है। दुकानदार भी कितना मेंटेन करेगा? 101.11 का रजिस्टर दे दो, बोलेगा भाग यहाँ से, नहीं है मेरे पास। चाहिए तो 100 का लेके जाओ। फिर तुमको तो उसको तो पता ही होता है, तुमको भी पता होना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है ना, समटाइम्स इग्नोरेंस इज फार मोर डेंजरस। वो बोल रहा है कि चल जाएगा, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो सालों से काम कर रहा है, नहीं नहीं लेकिन तो 100 ही लिखा है।
अब बोले यार ये तो साइंस समझ में आता है, ये यहाँ पे एक गोल्डन कलर का स्ट्रिप है, टॉलरेंस है वो, टॉलरेंस मतलब उसका मार्जिन रहता है तो वो काम करेगा। तो अब ये कलर कोड से वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग स्कीम। एक स्कीम है, पता ही होगा, सुना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नहीं सुना? हाँ चलो ठीक है, फिर अभी आज सीख जाओगे। तो ये जो कलर कोडिंग है, और इस पे नीट में क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, चांसेस है। ये जो कलर कोड है, हर एक कलर के साथ एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं। बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, रॉय रेड, ऑरेंज येलो। ये एक एक सी मेथड है याद करने का, क्योंकि याद नहीं था ना, पहले ब्लैक की, फिर ब्राउन, फिर ऑरेंज की रेड। ये जो कलर है याद नहीं रहते हम लोगों को, इसलिए हम एक हम लोग याद करने के लिए ऐसा बनाते हैं, बी बी रॉय। कहाँ से आए भाई? ग्रेट ब्रिटेन से है। ऑफ का ओ हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन, राइट। दिस ग्रेट ब्रिटेन मतलब ये ग्रीन है, और ये बी मतलब ब्लू है। बी बी रॉय, ऑफ का ओ निकाल लो, ग्रेट ब्रिटेन हैज का एच निकाल दो, वेरी गुड वाइफ। इतनी गुड वाइफ है कि कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर, और पति इतना अच्छा कि कुछ नहीं देता, गेट्स नथिंग। अब स्कीम तो यहां तक ही बताते हैं वो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। स्कीम टेक्स्ट बुक में उतना ही लिखा होता है, ये मैंने ही बना लिया, कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर बट गेट्स नथिंग, याद जाता है। गोल्ड सिल्वर है ना, सिल्वर गोल्ड नहीं है ना? हाँ भाई, क्यों ऐसा? अब तो पहली डिमांड तो गोल्ड की होती है, तो ठीक है, गोल्ड का नहीं लेके देते तो सिल्वर ही लेके दे दो। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो ऐसा है, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऑफ का ओ हटा दो, हैज का एच हटा दो, वेरी गुड वाइफ, कीप्स ऑन आस्किंग का वो सब हटा दो, गोल्ड सिल्वर गेट्स नथिंग इन। ये वी है वॉयलेट। अब जी ग्रीन हो गया तो ये बचा ग्रे, ये है व्हाइट, दिस स्टैंड्स फॉर गोल्ड, दिस इज सिल्वर, एंड दिस स्टैंड्स फॉर नो कलर। इसलिए मैंने बोला था कि चौथा बैंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि तीन ही बैंड हो, मतलब चौथा में नो कलर है। नो कलर तो वो कलर नहीं है बेसिकली। इसको हम दे देते हैं 0 नंबर, इसको बोल देते हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9। उसके बाद कुछ नहीं होता है ना, 9 तक है ना? वाइट है कि 9 बराबर थे? यस। उसके बाद 10 11 तक नहीं जाता, सिंगल डिजिट होता है ये। और मैंने क्या बोला, पहले दो डिजिट्स, पहले दो कलर क्या है? डिजिट्स है। मतलब पहले दो कलर डिजिट्स है, तो आपको पहले दो कलर में से डिजिट निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लायर था, मल्टीप्लायर मतलब 10 का पावर, जितना नंबर है बस उसी को 10 का पावर लिखते जाओ। ये आ गया मल्टीप्लायर। जितने डिजिट्स उतना ही मल्टीप्लायर। उसके बाद है टॉलरेंस। पहले जो ओल्ड डेज में बनते थे ना, उसमें टॉलरेंस के लिए सिर्फ ये 3 कलर रिजर्व थे, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड का टॉलरेंस होता है +- 5%, सिल्वर का होता है +- 10%, और नो कलर का होता है +- 20%। पर अभी मॉडर्न डेज में थोड़ा सा रेड कलर भी यूज करने लग गए, ब्राउन भी यूज करने लग गए, तो इसका +- 1%, इसका +- 2%। तो दिया होगा, दिया है क्या? पहले ये नहीं था, पहले टॉलरेंस के लिए स्ट्रिक्टली 3 ही कलर यूज होते थे, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। लेकिन विथ टेक्नोलॉजी अब हम ज्यादा एक्यूरेट बना पा रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो टॉलरेंस हम लोग कम भी कर पा रहे हैं, तो कम भी हो गया। अब कमिंग हियर, अब इसका एक वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। रेड, पहला कौन सा है? रेड। रेड स्टैंड्स फॉर 2, तो पहला डिजिट क्या है? 2। दूसरा कौन है? ब्लू। ब्लू, ब्लू का 6 था, ब्लू का कितना था? 6 था, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि तीसरा क्या है? मल्टीप्लायर। कौन दिखता है? ग्रीन। ग्रीन का मल्टीप्लायर 10⁵ है,
तो ग्रीन क्या है 10⁵ बस। ये हो गया ओहम, ये हो गया रेजिस्टेंस का वैल्यू। फिर क्या है, टॉलरेंस है। गोल्ड है ये, गोल्ड है ये, येलो दिख रहा है लेकिन एक्चुअली गोल्ड, ये गोल्डन है तो समझ लो। तो गोल्डन, गोल्डन का कितना था टॉलरेंस, +-5%, +-5%। यहाँ तक क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया फिर, 26 लाख +-5%, 26 लाख ओहम। नॉर्मली हम किलो ओम में लिखते हैं या फिर मिलियंस में भी लिखते हैं, मेगा ओम में। तो ये 26 × 10⁵ ओम है विद अ टॉलरेंस ऑफ +-5%। तो ये स्कीम समझ में आया। और ये स्कीम अप्रूव्ड स्कीम है। अप्रूव्ड मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्रूवल्स लगते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए, यूनिट्स के लिए एक एसोसिएशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो अप्रूव करता है। तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे एक एसोसिएशन है, उसने ये स्कीम अप्रूव किया है कि ऐसा तुम कलर कोडिंग करोगे तो दिस इज एक्सेप्टेबल। कोई अपने मन से कुछ भी कलर नहीं लिख सकता है, वो बोलेगा मैं रेड को 4 नंबर दे दूंगा, ऐसा नहीं है। इट इज अप्रूव वर्ल्ड वाइड। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम कलर कोडिंग। तो बाकी का अभी देखेंगे कल।